हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी का फॉर्म भर दिए हैं और अब याद आ रहा है सालों भर तो हम करंट अफेयर्स पढ़वे नहीं किए। सोचे थे कि जब परीक्षा आएगा ना तो लास्ट में पढ़ लेंगे। वैसे भी करंट अफेयर्स हर साल फिर से शुरू करना पड़ता है, बदलते रहता है, तो कौन जाए सालों भर पढ़ने, लास्ट में पढ़ लेंगे। और अब परीक्षा नज़दीक आ गया। जब किताब पढ़ने जाते हैं ना, 2 4 5 पेज पढ़ते हैं, नींद आने लगता है। लेकिन अगर मोबाइल में एंटरटेनमेंट वीडियो देखना हो तो 2 4 5 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा हो कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट भी मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। बीपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी और मज़ा भी आ जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम ये आज का वीडियो बना रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। ये परीक्षा मंथन का बुक है, 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए स्पेशल बनाया गया है, स्पेशल। और इसका विशेष आकर्षण बिहार का भी दिया हुआ है करंट अफेयर्स, और बिहार बजट भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, तो शुरू कर लेते हैं। कर लेना शुरू कर लीजिए। चलिए तो शुरू कर लिए हैं जी। ठीक है, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ इंटरटेनमेंट करने के लिए। शासन प्रशासन पहला टॉपिक है, शासन प्रशासन। शासन प्रशासन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है जी। सबसे पहले पढ़ना है बिहार भूमि सर्वेक्षण। अच्छा, बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है जी। हाँ हाँ, सर्वे चल रहा है जी। हमरो गांव में आया था 2 4 5 आदमी। अमीन आया था, कानूनगो आया था, बोल रहा था कि भूमि का आपका सर्वे होगा। अच्छा अच्छा, वही है लगता है। इसमें क्या है दिया हुआ, हाल ही में बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित व्यापक जानकारी एवं डिटेल जानकारी के लिए एगो ऐप लॉन्च किया है, जो समाधान के लिए बार बार ब्लॉक कार्यालय का चक्कर लगाने वाले समस्याओं की समाधान करता है। बिहार सरकार जो है ना, भूमि सर्वेक्षण के लिए व्यापक जानकारी, ए भाई हमको डिटेल में जानकारी चाहिए, चल जाते हैं ब्लॉक दौड़ करके। अब बोलते हैं हमको डिटेल जानकारी दो ज़मीन का, कहाँ कितना ज़मीन है, क्या खाता नंबर है, क्या खेसरा नंबर है, सब निकाल निकाल के दो। तो बिहार सरकार सोचेगी भाई एक काम करो, एगो ऐप बना देते हैं, वहीं पर सब लोग देख लेना, ब्लॉक के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। ट्रैकर ऐप करके है, देख लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य बिंदु, बिहार में भूमि सर्वेक्षण। अरे समझ गए, बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, और क्या समझाओगे। भूमि संबंधित आंकड़ों को डिजिटल बनाना। अच्छा, डिजिटल बना रहे हैं। अरे हाँ जी, पहले कॉपी किताब पर लिखल जाता था, पहले लिखा, अभी लिखा थोड़ी डिजिटल इंडिया था। अब कॉपी किताब में देखें रद्दी हो गया है कॉपी किताब, कोई मूसा खा गया, कोई कुछ हो गया। तो इसीलिए क्या किया गया कि अब डिजिटल होगा। अभी भी डिजिटल हो गया है, देखेंगे मोबाइल पर बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा ऐप पर। लेकिन जब इस सर्वे हो जाएगा ना तो पूरा अपडेट हो जाएगा। एक वो आधार कार्ड की तरह वो कार्ड बना दिया जाएगा हर किसान का। और जब वो किसान जाएगा ना, कहेगा हो साइबर कैब वाले भैया, तनी सा हमर देखिए तो कितना ज़मीन है, वो ज़मीनवा करने है ना। तो तुरंत ज़मीन देख के बता देगा मोबाइले पर, डिजिटल हो गया। तो पहला काम हो गया, डिजिटल हो जाएगा। भूमि विवाद को सुलझाने के लिए 45,000 गाँवों में सर्वेक्षण कार्य जारी है। कितना गाँव में? 45,000 गाँव में। क्यों? भूमि विवाद को सुलझाने के लिए। भूमि का बहुत विवाद है बिहार में। जगह देखिए, आरी काटेगा, आरी काट काट के लड़ जाएगा, लड़ करके चल जाएगा कोर्ट में। तो भूमि विवाद को सुलझाने के लिए भी 45,000 गाँव में सर्वेक्षण किया जा रहा है, और पूरा करने में 1 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। कितना? 1 वर्ष का। बिहार सरकार सोचे है कि 1 वर्ष में सर्वेक्षण हो जाएगा, लेकिन अभी तो व्यवधान पड़ा हुआ है, बहुत लोगों को कागज निकालने में दिक्कत हो रहा है। तो 3 महीना समय दिया गया कागज निकालने के लिए, फिर शुरू होगा। देखिए अब 1 वर्ष में होता है कि नहीं। आगे चलते हैं। उद्देश्य जान लेते हैं। दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है जी? गड़बड़ है, कुछ जनता घोटाला कैले है। इसका उद्देश्य है सरकारी भूमि की पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाना। पता लग गया सरकार? क्या पता लगा जी? देखिए ना, कुछ लोग सरकारी भूमि पर कब्जा कैले हैं, उसको पुनर्प्राप्ति करना है। अच्छा अच्छा, चलो प्राप्ति करो, जल्दी सर्वे उर्वे करो, पता करो करने करने कौन भूमि कब्जा कैले है। तो सरकारी भूमि की पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाना, आसान बनाना, पहला चीज। भूमि संबंधित विवादों को कम करना। अरे भाई, लोग बहुत झगड़ा करता है भूमि के चक्कर में, तो विवाद को कम करना है सर्वे के माध्यम से। भूमि संबंधित मुद्दों से संबंधित अपराधों को रोकना। सब जा करके मारपीट कर लेता है भूमि के चक्कर में, वो अपराध कम होगा, सबका कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है ना, सर्वे के बाद।
यदि भूमि के एगो चेतावनी दिया गया है, यदि भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो भूमि को सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा। दया आई तो टेंशन वाला बात लग रहा है जी। अरे टेंशन नहीं है भाई, आप कोई दूसरा की जमीन पर कब्जा कर लिया है का? आपके पास कागज ना है? कागज है ना जी, अगर आपका जमीन है तो वो जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, चाहे अवैध जमीन है, तो उस आपके पास कागज नहीं होगा, कागज नहीं दिखाएगा तो वो सरकारी संपत्ति बन जाएगा, है ना। ये तो सब लोग समझ रहा है बात। अब कार्यान्वयन कैसे होगा जी, ये तो बताइए। तो देखिए कार्यान्वयन कैसे होगा जी, बता देते हैं तुरंत में। अभी एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर और रिकॉर्ड अद्यतन हो जाने पर, सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा, ठीक है, और रिकॉर्ड सारा अपडेट हो जाएगा, दस्तावेज रोके जाने संबंधी शिकायतों का समाधान कर दिया जाएगा। अब कोई के दस्तावेज रुक गया, कोई के मान ली गड़बड़ हो गया कुछ हो, तो सारा शिकायत का अपडेट कर दिया जाएगा, सबको समाधान कर दिया जाएगा। और विदित हो, इसमें क्या प्रोसेस है, कानूनगो और लेखपालों सहित अधिकारियों को जनता को सूचित करने के लिए शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि देखिए भाई, जनता उतना नहीं समझ पाता है, कहाँ उतना भूमि के बारे में समझेगा, तो प्रत्येक गांव में जा करके शिविर लगाइए। कानूनगो लेखपालों इस सबको अधिकारी को कहा गया है कि जा करके शिविर लगा के जनता को बताइए कैसे कैसे सर्वे होगा। अमीन लोग जाइए, कानूनगो लोग जाइए, ये सब जाइए और बता दीजिए जनता को कि ऐसे ऐसे सर्वे होगा आपकी ज़मीन का, जनता घबराए नहीं। चलिए दोस्तों, तो अगला टॉपिक पे चलते हैं, अगला पॉइंट। बहुत सर्वे कर लिए। बिहार ने PMAY के तहत धनराशि का अनुरोध किया। कौन किया? बिहार ने। भाई PMAY क्या लिखा हुआ है, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। तो चलिए ना, समझ जाइएगा, आगे पढ़िएगा तब ना। हाल ही में बिहार के ग्रामीण विकास विभाग RDD, आर से रूरल, डी से डेवलपमेंट, डी से डिपार्टमेंट है ना, ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अरे चोर पकड़ा गया चोर। का जी, कौन चोर पकड़ाया? यही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसी का तो फुल फॉर्म है PMAY। P से प्रधान, M से मंत्री, A से आवास, Y से योजना और G से ग्रामीण। अच्छा, यही दिया हुआ था, चलिए समझ गए हम तो इसी के तहत बेघर परिवारों के लिए 13.5 लाख रुपया की अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंजूरी देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक नया अनुरोध भेजा गया है। किसको? ग्रामीण विकास मंत्रालय को रिक्वेस्ट किया गया है कि 13.5 लाख रुपया की अतिरिक्त आवास इकाई को मंजूरी दिया जाए। काहे भाई? तो बेघर परिवार के लिए घर चाहिए, है ना गाना, हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, घर छोड़ कर न जाओ कहीं घर न मिलेगा। यहाँ तो बेचारा है घरे नहीं है, क्या घर छोड़ कर जाएगा, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। तो 13.5 लाख रुपया अतिरिक्त आवास इकाइयों की मंजूरी के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। RDD, अब पीछे का बता रहा है कि RDD जो है, ग्रामीण विकास विभाग जो है, RDD ने 2016-17 से लेकर के 2023-24 के अवधि के दौरान PMAY के तहत स्वीकृत 37 लाख इकाइयों में, कितना? 37 लाख इकाई में से ना 36.64 लाख आवास इकाइयों का निर्माण किया है। इतना यूनिट में से 37 लाख यूनिट में से 36.5 लाख लगभग इकाई का निर्माण हो चुका है आवास का। मतलब समझे, ग्रामीण विकास विभाग जो है 2016-17 से 2023-24 की अवधि के दौरान जो है ना 37 लाख इकाई का निर्माण करना था, जिनमें से 36.64 लाख आवास इकाई का निर्माण हो गया है। PMAY के तहत प्रत्येक लाभार्थी को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, योजना का नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अधिनियम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा बोलते हैं। पहले इसका नाम क्या था? मनरेगा। पहले इसका नाम था नरेगा, ठीक है। जब महात्मा गांधी के इसको चेंज करके महात्मा गांधी के नाम पर किया गया, नरेगा में नेहरू के नाम पर था, अब महात्मा गांधी के नाम पर हो गया मग नरेगा, है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, MG, महात्मा गांधी नेशनल, ऐसे करके है। तो इसके तहत जो है दरों के अनुसार श्रम लागत के साथ, ये राष्ट्रीय रोजगार वाला है ना, तो श्रम लागत जो लोग मनरेगा के तहत जो काम करते हैं उसका श्रम लागत के साथ एक आवास इकाई के लिए 1.30 लाख रुपए मिलते हैं। कितना मिलते हैं? 1.30 लाख रुपया, ठीक है। आप मत लेने चल जाइएगा, जो लेने वाला होगा हकदार, गरीब लोग उसी को मिलेगा, है ना। चलिए
अब चलते हैं आगे। वक्फ बोर्ड का बिहार के एक गांव पर दावा। ए भाई क्या हुआ जी, ये वो गांव पर दावा कर दिया है वक्फ बोर्ड। आगे पढ़िएगा ना पता चलेगा कि रेलवे के पास सबसे अधिक जमीन है, उसके बाद रक्षा विभाग के पास, और तीसरा नंबर है वक्फ बोर्ड, इसके पास सबसे अधिक जमीन है देश में। तो ये वक्फ बोर्ड जो है ना वो गांव पर दावा कर दिया है। चलिए देख लेते हैं दावा क्या किया है। अगस्त 2024 में बिहार वक्फ बोर्ड, क्या नाम है, बिहार वक्फ बोर्ड ने, ये गांव के नाम है गोविंदपुर गांव, ग्रामीणों को नोटिस भेजकर 30 दिनों के अंदर जमीन खाली करने को कहा है। ये ग्रामीण लोग, ये गोविंदपुर गांव के लोग सुन लो, 30 दिन के भीतर जमीन खाली कीजिए। ये नोटिस दे दिया। तो नोटिस मिलने के बाद जो है सभी भूस्वामी ने कहा कि ऐसे कैसे होगा जी, चलिए चलिए पटना न्यायालय, पटना हाईकोर्ट चलिए था, याचिका दायर कीजिए था, ये कैसे जमीन खाली हम कर देंगे। तो पटना हाईकोर्ट देखा तो कहा कि यह भूमि जो है ना वर्ष 1910 से याचिकाओं के वंशजों के नाम पर है। पटना हाईकोर्ट क्या कहा, 1910 से ही सब लोग के नाम पर है, वंशज के नाम पर। और वक्फ बोर्ड कह रहे हैं कि गोविंदपुर गांव के लोग खाली कीजिए 30 दिन के अंदर। चलिए वक्फ बोर्ड क्या है जान लेते हैं। क्या है वक्फ बोर्ड जी, जो जमीन खाली करवा रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो है ना वो कानूनी इकाई है। क्या है, कानूनी यूनिट है जो संपत्ति अर्जित करते हैं, हस्तांतरित करने में सक्षम है। यह न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। ये जो वक्फ बोर्ड है ना न्यायालय में मुकदमा कर सकता है कोर्ट में, और उस पर मुकदमा चलाया सकता है। तो वही तो कर दिया ना पटना हाईकोर्ट में केस वक्फ बोर्ड पर कि हमारी जमीन हड़प रहा है। अब देखिए क्या होता है। यह वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ संपत्ति का प्रबंधन मैनेजमेंट करता है। जो भी वक्फ संपत्ति है, जैसे रेलवे का संपत्ति हो गया तो रेलवे मैनेजमेंट करेगा, जो भी केंद्र का संपत्ति हो केंद्र मैनेजमेंट करेगा। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करेगा। कोई भी संपत्ति को वापस प्राप्त करता है। जहाँ पे संपत्ति खो गया, लगता है कि यहाँ पे पहले संपत्ति था अब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कहा गया, तो वापस प्राप्त करता है। बिक्री, उपहार, बंधक ऋण या गिरवी, कर्ज, विनिमय या पट्टे के माध्यम से अचल वक्फ संपत्तियों का हस्तांतरण को मंजूरी देता है। कोई संपत्ति हो गया, बिक्री, उपहार, बंधक ऋण, सब का गिरवी, कर्ज, विनिमय या पट्टा के माध्यम से जो है अचल मतलब जो चलता नहीं, वही ना संपत्ति हुआ, जमीन उमीन, तो संपत्तियों का हस्तांतरण कोई मंजूरी देता है। वक्फ बोर्ड जो है ना कम से कम एगो बहुत अच्छा है कि वक्फ बोर्ड जो है ना फैसला जो है 2/3 सदस्य के लेन देन के पक्ष में, अगर 2/3 सदस्य जो है लेन देन के पक्ष में मतदान करता है तभी फैसला होता है। जैसे संविधान में भी इम्पोर्टेंट जो भी संशोधन है वो 2/3 बहुमत से होता है। चलिए वक्फ बोर्ड भी 2/3 बहुमत से प्रदार्थी करता है, मतदान करके तब मंजूरी देता है कोई भी फैसला को। वर्ष 1964 स्थापित केंद्रीय वक्फ बोर्ड जो है CAWC, तो ये केंद्रीय वक्फ बोर्ड है ना, केंद्र में है। तो ये क्या करता है कि पूरे भारत के राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड को देखरेख और सलाह देता है। भाई केंद्र में है तो राज्य स्तरीय वाला के देखरेख करेगा, सलाह देगा। बड़का छोटका के अथी करवे ना करता है, देखरेख और सलाह। वक्फ बोर्ड जो है ना देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, भारत में रेलवे, रक्षा विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। सोचिए वक्फ बोर्ड के बाद कितना भूमि होगा। रेलवे 1 नंबर पर, दूसरा नंबर पर रक्षा विभाग, तीसरा नंबर पर वक्फ बोर्ड है। वाह भाई वक्फ बोर्ड। याद रखिए कौन गांव के कब्जा करने पर लगल है, गोविंदपुर गांव के लोग के कहा है कि 30 दिन के अंदर खाली कीजिए। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग भी। एनसीपीसीआर प्रमुख ने बिहार के मदरसा की संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने की मांग की। बरखुरदार ये क्या हो गया जी। एनसीपीसीआर जो है ना, एनसीपीसीआर प्रमुख जो है कहा कि मदरसा की संयुक्त राष्ट्र से जांच हो। ऐसा क्या बड़ा मामला हो गया जी, चलिए देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर, क्या है एनसीपीसीआर, नेशनल चिल्ड्रन, एन से नेशनल, सी से चिल्ड्रन है ना, तो ऐसे ही बाल लगा हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल माने बालकों के अधिकार का संरक्षण करने वाला आयोग है। उसके चेयरमैन ने क्या कहा है कि बिहार के सरकारी वित्त पोषित मदरसा, सरकारी वित्त पोषित मतलब क्या होता है, जिसमें सरकार का पैसा लगल है, सरकार के पैसा से मदरसा चलता है, उसका जो पाठ्यक्रम है ना अतिवादी है, और स्कूल में हिंदू बच्चों के नामांकन पर गंभीर चिंता जताया है कि नामांकन पर कुछ न कुछ घोटाला है। चेयरमैन क्या कहा है कि इस पाठ्यक्रम को विकसित करने में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की भूमिका की आलोचना किया है कि भाई यूनिसेफ का कुछ न कुछ गड़बड़ है। यूनिसेफ, UNICEF, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये बाल बच्चों के लिए है, तो ये बच्चा के लिए यूनिसेफ जो है काम करता है। तो कह रहा है कि यूनिसेफ का कुछ न कुछ गड़बड़, अभी यूनिसेफ का मामला है, सोचिए तो कहाँ देखल जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में, इसीलिए बड़ा मामला हो जाता है। मदरसा में वित्त पोषित, सरकारी वित्त पोषित है भाई, सरकार पैसा दे रहा है,
इसमें अतिवादी पाठ्यक्रम में हिंदू बच्चों के नामांकन पर उनको चिंता है कि कहीं गड़बड़ है। चलिए, तो इसीलिए क्या कहे हैं ये लोग कि संयुक्त राष्ट्र से इन गतिविधियों की जांच कराने का भी आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र से आह्वान किया है कि इस गतिविधि को जांच कीजिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अभी नहीं कि दया कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ो। ये संयुक्त राष्ट्र से जांच होगा, ठीक है। मदरसा बोर्ड को भंग करने का आग्रह किया है कि अगर गड़बड़ निकलता है तो मदरसा बोर्ड को भंग कीजिए। इन मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल जो कई किताब है वो पाकिस्तान में प्रकाशित हुआ है, बताइए, और उन सामग्री पर शोध जारी है। तो वक्फ बोर्ड का NCPCR जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है क्या कहे हैं कि मदरसा के चेक कीजिए और इसको ना होता तो भंग कर दीजिए, है ना। तो हम लोग का एक पेज हो गया। चलिए आगे पेज चल देते हैं। मजा आ रहा है ना दोस्तों? इसी तरह मजा आएगा, आपको लगेगा कि चलो भाई यहीं इंटरटेनमेंट हो रहा है, कहाँ जाए वीडियो देखने इंटरटेनमेंट वाला। और BPSC का तैयारी भी हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको आगे भी पढ़ाने में जुनून मिल सके। बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो गया, ये इनाम है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बिहार में पेपर लीक होने से रोकने के लिए विधेयक पारित। अच्छा, बड़ी ज़्यादा बिहार में पेपर लीक होता है, तो पेपर लीक को रोकने के लिए एगो विधेयक पारित हुआ है। चलिए विधेयक के माध्यम से कहीं पेपर लीक रुक जाए, क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट में। हाल ही में बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा, क्या नाम है परीक्षा का? बिहार लोक परीक्षा PE अनुचित साधनों की रोकथाम। नहीं, अनुचित साधन से जो है पेपर लीक करता है लोग, मोबाइल से, अथी से, तो अनुचित साधनों की रोकथाम 2024 पारित किया है, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य कदाचारों पर अंकुश लगाना है। प्रश्न पत्र जो लीक हो जा रहा है, पता नहीं पेपर लीक कैसे हो जाता है। वो चुटकुला है कि पता नहीं पेपर लीक कैसे हो जाता है। पेपर तो ठोस है, लीक तो लिक्विड करता है ना। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। वो विधेयक पारित कर दिया गया है। कहा गया है कि इसको रोकथाम करने के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। सरकारी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र जो लीक अगर होगा, कोई कदाचार होगा तो उस पर अंकुश लगाना है। और इस कानून के तहत अपराध जो है संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जमानत नहीं मिलेगा, गैर जमानती। विधेयक में 3 से 5 वर्ष का कारावास। सोचिए दोस्तों, चलिए कहीं कठोर कदम उठाया, कहीं लीक बंद हो जाए। और 10 लाख रुपया का जुर्माना, 3 से 5 वर्ष का कारावास। चलिए हमारे लिए अच्छा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए अच्छा है कि अगर लीक नहीं होगा तो सही स्टूडेंट जाएगा। चलिए 10 लाख रुपया जुर्माना, 3 से 5 वर्ष का कारावास। अगर कोई सेवा प्रदाता, चाहे वह सरकारी संस्था हो या निजी एजेंसी, गलत काम करता है, जो सर्विस में है सरकारी या निजी वाला, अगर गलत काम करता है ना तो उस पर 1 करोड़, बताइए, कोई संस्था अगर है तो उसको 1 करोड़, आदमी है तो 3 से 5 वर्ष का सजा और 10 लाख रुपया। समझ गए? बरखुरदार का जुर्माना। 4 वर्ष के लिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। 4 वर्ष के लिए सेवा समाप्त और 1 करोड़ जुर्माना। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। बजट 2024 में बिहार के राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़ का आवंटन। वाह वाह वाह। बजट 2024 बिहार के राजमार्ग के लिए, रोड के लिए 26,000 करोड़ के रुपए का आवंटन हुआ। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जब सेंट्रल बजट आया 2024 में, तो वित्त मंत्री कौन है? याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण। बिहार में राजमार्ग विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। जय हो। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करके बिहार में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। विभिन्न परियोजनाओं में धन आवंटित करके बिहार में सड़क बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देना है केंद्र सरकार का लक्ष्य। 26,000 करोड़ मिला है भाई। चलो, जिनमें शामिल है पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाला, बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन पुल। अच्छा, समझ गए। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनेगा ना, पटना से पूर्णिया को जोड़ल जाएगा एक्सप्रेस वे के माध्यम से। अच्छा, बक्सर भागलपुर, अच्छा, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाला भी बनेगा सड़क। बक्सर में गंगा नदी पर भी 2 अतिरिक्त लेन पुल बनेगा, समझे? विदित हो मतलब आपको पहले से पता है, ऐसा होता है कि आप जान लीजिए, ऐसा बात। इसमें केंद्र सरकार ने
बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित करना भी शामिल है। अच्छा अच्छा, इसमें जो है एक और चीज शामिल है, 21,400 करोड़ रुपया के 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित करने वाला काम। कहाँ पे जी? पीरपैंती में, है ना, पीरपैंती में। तो क्या है, एक बजट निकला है 26,000 करोड़ रुपया के निर्मला सीतारमन के कर कमलों से। उसमें जो है एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा और एगो विद्युत संयंत्र बनाया जाएगा पीरपैंती में, समझे ना। चलिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार। नीतीश चाचा ई का होइलो, बिहार को विशेष राज्य ना मिलेगा। हाल ही में केंद्र ने सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने के अनुरोध, नीतीश जी रिक्वेस्ट किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, खारिज हो गया है जी। केंद्र सरकार ने कहा कि वर्तमान में किसी भी नए राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार कहे कि कोई राज्य के नहीं दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय संविधान में इस तरह के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, नहीं देंगे। बताइए नीतीश चाचा क्या हुआ? नीतीश चाचा बार बार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मांग उठाते हैं। इस बार सोचे थे कि इस बार शायद मिल जाएगा, बिहारियों को भी आशा था, लेकिन नहीं मिला। विशेष श्रेणी का दर्जा भी देने से इनकार हो गया, खारिज हो गया, है ना। बिहार विशेष राज्य का दर्जा और अलग वित्तीय पैकेज, बिहार जो है विशेष राज्य की दर्जा और अलग वित्तीय पैकेज दोनों की मांग कर रहा है। बिहार क्या मांग कर रहा है जी? मोदी जी, हमको अलग विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए और अलग से वित्तीय पैकेज दीजिए। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग तब से जारी है जब राज्य का विभाजन बिहार तथा झारखंड में हुआ था। बताइए, बिहार का विभाजन बिहार झारखंड में हुआ, संसाधन जो है कोयला उलावरा को सब मिनरल संसाधन उधर चला गया, बिहार बाढ़ के चपेट में है, किधर सुखाड़ है। विशेष राज्य तो मिलना चाहिए था। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। महागठबंधन शासन के दौरान दी गई संविदाएं रद्द। जून 2024 में बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए पिछली महागठबंधन सरकार द्वारा दी गई 826 करोड़ रुपए के 350 संविदाओं को संविदाकार चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया है। यानी महागठबंधन के समय जो हुआ था पेयजल आपूर्ति के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए जो 826 करोड़ रुपया के 350 संविदा, उसको अनियमितता के कारण रद्द कर दिया गया। समझे बात? बांका जिला इस सूची में सबसे ऊपर है। ओहो, बांका जिला सूची में ऊपर है। महागठबंधन बना था ना नीतीश सरकार और ये तेजस्वी के बीच में, जहां ग्रामीण जल आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित सबसे अधिक 106 संविदा रद्द हुआ। बताइए, बांका कितना गड़बड़े हो गया, 106 संविदा रद्द हो गया। कितना संविदा रद्द हुआ था टोटल? 350 में 106 खाली बांके में है। बताइए, इसके बाद जमुई, लखीसराय, औरंगाबाद और आरा का स्थान है। चलिए, ये कोई खास नहीं है। बिहार शराबबंदी की उपलब्धि, बिहार शराबबंदी की उपलब्धि, शराबबंदी की उपलब्धि है भाई। जहरीला शराब पी के भी तो लोग मर रहा है, वो भी तो उपलब्धि है। जो उपलब्धि हुआ तो कुछ, हर चीज़ का कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं, कुछ बुरे पॉइंट होते हैं। तो उपलब्धि हम लोग पढ़िए। कुछ बुरा पॉइंट यह है कि शराब न मिलने के कारण लोग अवैध शराब पी रहे हैं, जहरीला शराब पी रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा उपलब्धि भी है, क्या क्या है देख लेते हैं। मई 2024 में लाइसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल, क्या है नाम? लाइसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तथा अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के 2.1 मिलियन मामलों का नियंत्रण किया गया। बार हिंसा के जो है 2.1 मिलियन मामला नियंत्रण हुआ है ना 2016 में। बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामला और 2.1 मिलियन मामला अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यह अनुमान लगाया गया है ना कि इस प्रतिबंध ने राज्य में 1.8 मिलियन पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका है। शराब पीकर लोग मोटापा से भी ग्रस्त हो जाते हैं, हाँ, चर्बी भी आ जाता है बियरवा पिए से। 1.8 करोड़ लोगों को मोटापा से बचाया है। और क्या है जी,
विदित हो कि अप्रैल 2016 में बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 ने पूरे राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री और तथा खपत पर लगभग पूर्ण रोक लगा दी है। विदित हो के मतलब होता है ना कि आपको पहले से पता है। विदित हो के मतलब कि आपको पहले से पता है। क्या पता है जी हमको पहले से? कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, क्या अधिनियम है, क्या कानून है? बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 ने पूरे राज्य में शराब के निर्माण, पूरे राज्य में शराब का निर्माण नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, बिक्री नहीं होगा, खपत नहीं होगा, पूर्ण रोक है। इस प्रतिबंध के बाद भावनात्मक हिंसा में 4.6% और यौन हिंसा में 3.6% की कमी आई है। तो ये सब शराबबंदी के अच्छे पॉइंट है और अच्छे पॉइंट को देखना चाहिए, सिर्फ बुरे पॉइंट पर नजर नहीं डालना चाहिए। लेकिन लोग मर रहे हैं, अभी गलत है। तो भावनात्मक हिंसा में 4.6 और यौन हिंसा में 3.6 की कमी आई है, अच्छी बात है। बिहार के एक गांव का वोट देने से इनकार। ओहो, बिहारों में वो गांव है जो कि वोट देने से इनकार कर दिया है। कहा कि बहुत लोग नेता लोग वोट ले लेता है, काम करवे नहीं करते हैं, तो कहा रुको इस बार वोटें नहीं देंगे हम। पिछले 2 चुनाव से सुपौल के खोखनाहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से जनित दुखों को कम करने के लिए सरकारी पहल, सुपौल के खोखनाहा गांव के निवासी है, ठीक है। कोसी नदी से जनित दुखों को कम करने के लिए सरकारी पहल की कमी के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। बताइए, क्या कहा है कि कोसी नदी से जनित दुख को कम तो हो ही नहीं रहा है, खाली कोसी बार बार यहाँ बाढ़ लाता है, परेशानी है, सुपौल के लोग बोले हैं। ये छोड़िए, हम 2019 का जो है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वोट देने से इनकार कर दिए हैं। और इसी वजह से जो है खोखनाहा गांव, कहाँ है सुपौल के खोखनाहा गांव, जो है 2024 के चुनाव में वोट देने से इनकार कर दिया है। अब 2024 के 2019 में हुआ, अगला लोकसभा 2024 में 5 साल बाद। ये गांव जो है ना, अब कोसी की 2 धाराओं के बीच एक द्वीप पर स्थित है। बताइए, कोसी का समस्या हो है, ये कोसी के 2 धारा के बीच में फसल है बेचारा खोखनाहा गांव, खोखनाहा है खोखते रहता है बेचारा, बीच में फंसत जैसे गला में कुछ फंस जाता है, खोखते रहता है खोखनाहा। मानचित्र पर केवल 5 किलोमीटर दूर होने के बावजूद बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सुपौल जाने में पूरा दिन लग जाता है। बताइए, तो 5 किलोमीटर में पूरा दिन लग जाता है चक्कर में, कोसी के 2 धाराओं के बीच में है। कोसी नदी के बारे में जान ले, चलिए जान लेते हैं। कोसी एक सीमा पार नदी है। क्या है? सीमा पार नदी, जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। सीमा पार का मतलब भारत की सीमा से बाहर भी बहती है, तिब्बत, नेपाल और भारत से। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, जान ही रहे हैं। बेचारा सुपौल के खोखनाहा गांव के परेशानी हो है। इसका स्रोत जो है तिब्बत में है। कोसी का स्रोत कहाँ है? कहाँ से कोसी शुरू होता है? तिब्बत से, जहाँ विश्व की सबसे ऊंची भूमि शामिल है। तिब्बत जो है विश्व की सबसे ऊंची भूमि है, तिब्बत है ना। ऊपर से ही ना पहाड़ी तरफ से आता है सब नदी सब, तिब्बत जो है। फिर यह नदी गंगा के मैदानी इलाकों में उतरने से पूर्व जो है नेपाल के एक बड़े हिस्से में प्रवाहित होती है। तिब्बत में इसका स्रोत है, उसके बाद गंगा के मैदानी इलाका में प्रवेश करने से पहले जो नेपाल के बड़े हिस्से में प्रवाहित होती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी सबसे अधिक मात्रा में गाद और रेत लाती है। ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी है जो ना सबसे अधिक मात्रा में गाद लाने में 1 नंबर पर ब्रह्मपुत्र है, और उसके बाद जो है कोसी है, मिट्टी उट्टी नीचे से काटते हुए लाती है। और समझ, ये तो जान ही रहे, दुनिया जग जाहिर है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, क्योंकि वार्षिक बाढ़ से लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खूब प्रभावित होता है। हर साल बाढ़ आता है बिहार में। बिहार तो एक तरफ बाढ़, उत्तर बिहार बाढ़ में, दक्षिण बिहार सूखा में पड़ा हुआ है बिहार, जिससे उपजाऊ कृषि भूमि की कमी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। तो क्या किया है भाई, कोसी के समस्या सुलझाइए। 2 धारा के बीच में फंसे हुए हैं, बताइए, तो भर दिन लग जाता है 5 किलोमीटर जाए में। नहीं देंगे वोट हम 2019 में, 2020 में, 2024 के लोकसभा में नहीं देंगे, ऐसा बोल रहे हैं खोखनाहा गांव के लोग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। बिहार में अवैध खनन, अवैध खनन हो रहा है बिहार में। चलिए देख लेते हैं कन्ने खनन हो रहा है। फरवरी 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने अपना ध्यान बिहार में खनन माफिया की ओर केंद्रित किया है। बाप रे, ईडी या सीबीआई के छापा तो गर्दा उड़ा के पड़ रहा है, यह सब तो गर्दा उड़ा देता है।
तो खनन माफिया के अब खैर नहीं है, ईडी पड़ गया है पीछे। जहां कथित तौर पर बड़े सिंडिकेट अवैध रेत खनन, बिहार में रेत जो है ना, बालू जो है, बालू माफिया ये सब वाला समस्या है। रेत को भी एक खनिज के तौर पे देखा गया है। बिहार में तो कोई खनिज है नहीं, कोयला अभ्रक इस तो रेते को खनिज का दर्जा दिया गया है। तो रेत जिसमें क्या है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? तो पर बड़े सिंडिकेट अवैध रेत खनन हो रहा है। अवैध रेत खनन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और राज्य के खजाने एक्सचेंजर को भी भारी नुकसान हो रहा है। बताइए, इधर बालू माफिया अपन जेब भर रहा है, राज्य के जो है खजाना और एक्सचेंजर को भारी नुकसान हो रहा है। तो ईडी का ध्यान पड़ गया है। ईडी ने यह साबित कर दिया है कि पिछले 8 महीना में अवैध रेत खनन से बिहार सरकार को 400 करोड़ रुपया का राजस्व नुकसान हुआ है। 8 महीना में 400, एक महीना में 50 करोड़, 400 करोड़ यानी 50 करोड़। 8 महीना में 400 करोड़ के साबित कर दिया कि नुकसान हो गया है अवैध खनन के चक्कर में। ईडी की जांच के तहत पहला मामला जो है जनता दल यूनाइटेड जदयू एमएलसी राधा चरण शाह के संबंधित है। राधा चरण शाह से, जिन्हें एजेंसी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया है। राधा चरण शाह को गिरफ्तार कर लिया है 2023 में, सितंबर 2023 में ईडी पकड़ा है। दूसरा मामला कब है जी? एक कंपनी आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक जगनारायण सिंह तथा सतीश सिंह से संबंधित है। दूसरा मामला विदित हो कि इससे पहले ईडी जो है, विदित हो मतलब पहले से आपको पता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अवैध रेत या कोयला खनन के मामले की जांच कर चुकी है। ईडी जो है ये सब के अवैध खनन की जांच करता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अवैध रेत कोयला ये सब के जांच कर चुका है। अब बिहार में पकड़ा रहा है लोग, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार की नई पर्यटन नीति। घूमे फिरे वाला लोग हैं जी, हाँ घूमते रहते हैं। तो बिहार के वो पर्यटन नीति बदला है। क्या है भाई? नया आया है। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनात्मक समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दिया है। बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दिया है। क्यों भाई? तो बिहार कैबिनेट ने पर्यटन क्षेत्र में आधारभूत संरचनात्मक समग्र समावेशी विकास और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए, समावेशी विकास और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए पर्यटन आया है नीति 2023। इसका उद्देश्य क्या है ये तो बताइए। राज्य में पर्यटन स्थलों के पास मूलभूत बुनियादी ढांचों का विकास करने तथा हितधारकों के लिए प्रावधान भी शामिल है। क्या है जी उद्देश्य? पर्यटन स्थल के पास जो है ना मूलभूत बुनियादी ढांचा का विकास होगा, समझे। उल्लेखनीय है कि बिहार में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया समझ रहे हैं, महाबोधि मंदिर परिषद, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिषद हो गया। राजगीर में विश्व शांति स्तूप हो गया। ये सब आइए जाइए घूमिए, घूमने वाला जगह है। नालंदा के प्राचीन शहर पाटलिपुत्र, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर, टाइगर रिजर्व आदि। तो इसमें बुनियादी ढांचों का विकास होगा, समझे ना, आसपास में। तो यही नया नीति आया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कमर्शियल वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना हुआ अनिवार्य। कमर्शियल वाहनों समझ रहा है ना, निजी वाहन है वो कमर्शियल वाहन होता है जिसका उद्देश्य मतलब कि व्यापार करने में होता है ना। अब हम लोग तो मोटरसाइकिल लेके चल देते हैं, बहुत बार 4 चक्का ले लिए, है ना, तो ये सब निजी वाहन हो गया। लेकिन कमर्शियल काम कीजिए तो कमर्शियल वाहन हो गया, है ना। 17 दिसंबर 2023 को बिहार सरकार ने बिहार में अब प्रत्येक कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया। अच्छा बात है जी, ये तो खुशी की बात है जी। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, अब घर वाला मान लिया कहाँ गया लड़का, पता कर लेगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगा दिया जाएगा। अच्छा है ना। लेकिन ये तो कमर्शियल अथी में है ना, हाँ, तो सरकार को पता चलेगा। परिवहन विभाग के अनुसार राज्य में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में महिलाओं एवं यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य, अच्छा, पर्सनल में भी अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन कहा है कि भाई देखिए जो सार्वजनिक परिवहन है ना उसमें लोग बैठ के जा रहे हैं, महिला और यात्री की सुरक्षा के जरूरी है, तो आप कहाँ पहुँचे लोकेशन होगा, इमरजेंसी बटन लगा के रखिए, समझे कि नहीं, एकदम अनिवार्य है। ना कहिएगा तो लाइसेंस रद्द कर देंगे, बुझ लीजिए। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है, लगा लीजिएगा, समझे ना। इस डिवाइस के नहीं लगाए जाने पर परिवहन विभाग द्वारा
वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, समझे ना बात। नहीं लगाइएगा तो कहेगा कि वाहन फिट नहीं है, हट वाहन फिट नहीं है, ले जाओ इसको। चल दिया चलाने रोड पर, महिला बच्चा की सुरक्षा से खिलवाड़ करता है, जल्दी लगाओ ट्रैकिंग डिवाइस। साथ ही उस गाड़ी के मालिक पर 5,000 का जुर्माना, हाँ 5,000 का जुर्माना लगेगा, ठीक है हुआ। लगाइए लगाइए, महिला बच्चा की सुरक्षा कीजिए, बहुत ही ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये डिवाइस ऐसा है ना जिससे पता चल जाएगा ना कि वाहन किस जगह पर, लोकेशन ट्रैकिंग क्या है, पता चल जाएगा। परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम में प्रत्येक वाहनों के लोकेशन की सही जानकारी मिल जाएगी, कंट्रोल रूम में सारा जानकारी मिल जाएगा कहाँ पे है ये। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को बनाया गया पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट सदस्य, ट्रांसजेंडर को सीनेट सदस्य बनाया गया, देश में पहला बार ऐसा हुआ है। 6 दिसंबर 2023 को बिहार के राज्यपाल जो है एवं कुलाधिपति, राज्यपाल ही कुलाधिपति होते हैं ना, जान रहे हैं ना आप, राज्यपाल ही कुलाधिपति होते हैं, और जो वॉइस होता है उप कुलाधिपति, कॉलेज देखिएगा कोई यूनिवर्सिटी में बैठे मिलेंगे। तो अभी राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, याद रखिएगा अभी राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये जो है राज्यपाल जो है ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य मनोनीत किया है, मनोनीत किए हैं, मनोनीत के द्वारा जो रेशमा प्रसाद जो है ट्रांसजेंडर, उनको सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया। रेशमा प्रसाद जो है देश के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। क्या नाम है, रेशमा। चलिए, और बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। रेशमा प्रसाद के सीनेट का सदस्य होने पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर की समस्याएं सामने आ सकेगी। अब एक ट्रांसजेंडर का प्रतिनिधि रहेगा तो समस्या उसे बता दिया जाएगा कि हाँ देखिए ना ऐसा ऐसा मेरे हम लोग के पास समस्या है। लोग ट्रांसजेंडर लोग भी पढ़े लिखे शिक्षित हो, है ना। अब गाड़ी में जो है सो पैसा मांगने से क्या होगा, और उन लोग को भी लोग काम दे तो उन लोग का भी जीवन जो है शैली बदलेगी। राजधानी पटना की निवासी, कहाँ की है निवासी, रेशमा प्रसाद अपनी सामाजिक संस्था दोस्ताना सफर के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए इनको मनोनीत किया गया। ये ट्रांसजेंडर के शैक्षणिक यानी पढ़ाई लिखाई, सामाजिक और आर्थिक उत्थान, है ना, पैसा कौड़ी में उत्थान, खाली मांग चढ़ के खाने से क्या होगा, खुद कमाए। सामाजिक स्थिति उसका होना चाहिए, समाज में उसको लोग हे दृष्टि से देखते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब अच्छा कदम है। चलिए दोस्तों, बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आवास देगी राज्य सरकार। कितना, 5 लाख शिक्षक को आवास मिलेगा। जय हो, गुरुदेव की जय हो, आप लोग का तो आवास मिलेगा। 29 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा राज्य के 5 लाख शिक्षक को आवास देने का निर्णय लिया गया, आवास देने का निर्णय लिया गया है जी। स्कूल के पास में नहीं रहने की व्यवस्था की जाएगी, सॉरी, स्कूल के पास में ही रहने की व्यवस्था की जाएगी ताकि विद्यालय पहुंचने में लेट ना हो। अच्छा अच्छा, अच्छा, शिक्षक सर के आवास दे दो जो कि स्कूल के पास में ही हो, ताकि जल्दी जल्दी विद्यालय पहुंचेंगे, है ना, गुरुदेव के काम हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के आवास के लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गांव का मकान को, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गांव तक मकान को किराए पर लिया जाएगा। इसके साथ ही रियल एस्टेट कंपनी अगर मकान बनाकर देती है तो भी सरकार लेगी। किराए पर है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के आवास के लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत के गांव तक जो मकान को किराए पर लिया जाएगा, मकान को किराए पर लिया जाएगा, सरकार लेगा मकान को किराए पर। और रियल एस्टेट अगर कंपनी कोई बनाता है मकान तो उसको भी सरकार ले लेगी। शिक्षा विभाग जो है ना प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के वेतन पर लगभग 33,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। वेतन पर 33,000 करोड़, 8%, इसमें 8% यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपया आवास के लिए खर्च किया जाएगा। मतलब कह कि शिक्षक सके ना हम आवास देंगे, राज्य सरकार ही आवास देगी। कहाँ भाई, विद्यालय के बगल में 2,500 करोड़ रुपया आवास के लिए खर्च किए जाएंगे, जो कि 33,000 करोड़ शिक्षक को वेतन मिलते हैं, उसी में 25,000 करोड़ जो है, अब 8% जो है, इसमें 8% जो है 2,500 करोड़ होता है, सॉरी 2,500 करोड़ रुपया जो है आवास के लिए। तो राज्य सरकार या तो आवास को किराए पर ले लेगी या फिर रियल एस्टेट कंपनी बनाकर देती है तो उससे खरीद लेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार आवास भत्ता की कटौती कर यह पैसा लीज पर लिए गए मकान और रियल एस्टेट कंपनी को दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, शिक्षक लोग को भी आवास भत्ता मिलता है ना, तो आवास भत्ता काट करके और उसको दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई के घर नज़दीक में पड़ेगा तो गुरुदेव सोचेंगे अरे बेकार गड़बड़ हो गया जी,
जिसका दूर घर है उसके लिए ठीक है, लेकिन जिसका नज़दीक घर है तो चलिए घर से ड्यूटी कर लेते हैं, हमारा आवास भत्ता तो गया। चलिए बिहार जातीय सर्वेक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023, 2 अक्टूबर 2023, गांधी जयंती के दिन ना। बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए। चलिए 2 अक्टूबर 2023 को बिहार के विकास आयुक्त थे विवेक कुमार, विवेक, विकास कुमार तो मजा आया था, विवेक नाम है, अच्छा अच्छा। मुख्य बिंदु क्या है, इस आंकड़ों के अनुसार राज्य में अत्यंत पिछड़ा व पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की आबादी कितना है, 63%। पिछड़ा वर्ग जो है 27.12%, सॉरी पिछड़ा वर्ग, हाँ वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, दोनों मिला के 63%। बैकवर्ड और माने कि एकदम अत्यंत बैकवर्ड जो हो गया वो है अनुसूचित जाति का 19.65% और अनुसूचित जनजाति का 1.68%, जबकि आरक्षित हिंदू। तो पहले समझ लीजिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग हो गया 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, है ना। और अनुसूचित जाति लगभग 19.5% मान लीजिए, अनुसूचित जनजाति 1.68%, है ना। जबकि अनारक्षित हिंदू, इसका अगले पेज में है, वह मुसलमान माने अनरिजर्व हिंदू और मुसलमान की संख्या कुल आबादी का 15.52% है। उनमें सवर्ण, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत व कायस्थ 10.56 है। तो सवर्ण कितने हैं, जनरल कास्ट, भूमिहार, राजपूत ये सब, कायस्थ 10.56, लगभग 10.5% मान लीजिए, ठीक है। 27% पिछड़ा वर्ग, 36% अत्यंत पिछड़ा, है ना। 27% पिछड़ा वर्ग, 36% अत्यंत पिछड़ा, है ना। SC जो है 19.5%, SC, EBC OBC 63%, दोनों मिला के है, OBC 27%, 36% EBC, और SC जो है 19.65%। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जातीय जनगणना के प्रथम चरण में सर्वे की प्रक्रिया 7 जनवरी 2023 से शुरू हुई, जिसे 31 जनवरी तक पूरा किया गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक चलाना था, किंतु 4 मई को हाईकोर्ट के आदेश पर गणना रुक गया। हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को हरी झंडी दी। 11 साल में 2.66 करोड़ की वृद्धि के साथ राज्य की आबादी 13 करोड़ 7 लाख हो गई। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, राज्य की आबादी 11 साल में जो है 2.66 करोड़ वृद्धि के साथ राज्य की आबादी कितना हो गया, बिहार राज्य की आबादी 13 करोड़ 7 लाख। वहीं जातीय गणना की जारी रिपोर्ट जातियों की संख्या 204 बताई गई है। जातियों की संख्या कितनी है, 214 और 13 करोड़ 7 लाख बिहार की जनसंख्या हो गई, ठीक है। उल्लेखनीय है, विदित है, उल्लेखनीय है, ये सब कहा जाता है। आज़ादी के बाद पहली बार देश में किसी राज्य में जातीय आधारित सर्वेक्षण किया गया। पहला बार ऐसा हुआ है जब कोई राज्य में जातीय आधारित सर्वेक्षण हुआ है, समझे बरखुरदार। बिहार के पहले जो है कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा आदि राज्यों में जातीय गणना की पहल किए थे, लेकिन वे रिपोर्ट जारी नहीं कर सके थे, रिपोर्ट नहीं दिए थे। पहल तो किए थे, कोशिश किए थे, लेकिन पहला बार हुआ जो रिपोर्ट सब आ गया, है ना, बिहार में ही हुआ। तो जाति कितना, 214 और 13 करोड़ 7 लाख बिहार राज्य की आबादी हो गई है। चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहार फायर ट्रेनिंग अकादमी। अच्छा, फायर का ट्रेनिंग भी मिलता है ना, फायर ट्रेनिंग। 24 सितंबर 2023 को बिहार सरकार ने राजधानी पटना के आनंदपुर बिहटा में स्थित बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को मंजूरी दी है। राजधानी पटना के आनंदपुर बिहटा में, बिहटा समझ रहे हैं ना, वहीं पे बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को, वहीं पे है फायर वाला
अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, वहाँ पे मंजूरी दिया है। यहाँ बिहार अग्निशामक सेवा के अंतर्गत अग्निशमन सेवा के तमाम पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग मिलेगा, समझे ना। यहीं पर उल्लेखनीय है कि बिहार अग्निशामक सेवा नियमावली 2021 के तहत बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में उप निदेशक स्तर के प्राचार्य का प्रावधान किया। उप निदेशक स्तर के प्राचार्य रहेंगे। बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी भवन के डिजाइन के लिए दूसरे राज्य से संबंधित अधिकारियों को भेजकर अध्ययन कराया जाएगा। दूसरे राज्य से अधिकारी जाएंगे और क्या किया जाएगा, अध्ययन कराया जाएगा। चलिए, तो ये तो सिंपल चीज़ है। आगे देखते हैं आकांक्षी प्रखंड। ये आकांक्षी प्रखंड कौन सी है जी? 21 सितंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आकांक्षी जिला की तर्ज पर बिहार के 61 आकांक्षी प्रखंड भी विकसित किए जाएंगे। आकांक्षी जिला के तर्ज पर जो है ना 61 को आकांक्षी प्रखंड विकसित किए जाएंगे। अभी क्या है प्रखंड में जी? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना है। बेहतर प्रदर्शन पर प्रखंडों को बतौर पुरस्कार अलग से राशि दी जाएगी। अच्छा है। स्वास्थ्य और पोषण, इस प्रखंड में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन है ना, कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन के पर प्रखंडों को पुरस्कार अलग से राशि दिया जाएगा, पुरस्कार। तो आकांक्षी जिला के तर्ज पर जो 61 को आकांक्षी प्रखंड विकसित किया गया है, बुझे ना, नीति आयोग द्वारा निर्देश दिया गया था, है ना, कि ऐसा कीजिए। अब जिन प्रखंड में विकास होना है ना, उसके लिए पंचायत स्तर पर चिंतन शिविर आयोजन किया जाएगा। कौन सा शिविर? चिंतन शिविर। इसकी शुरुआत बेगूसराय जिले के तेघरा प्रखंड से की जा चुकी है। कहाँ से? बेगूसराय जिला के तेघरा प्रखंड से। तेघरा है ना, तेघरा बेगूसराय जिला में। विदित हो कि आकांक्षी प्रखंड जो है कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी योजना विकास विभाग को दिया गया। किसको दिया गया जी? योजना विकास विभाग को। योजना एवं विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया। क्या बनाया गया? नोडल एजेंसी। तो समझ गए, आकांक्षी प्रखंड के तर्ज पर जो है क्या किया जाएगा, 61 आकांक्षी प्रखंड विकसित किए जाएंगे। उसमें पोषण, शिक्षा ये सब मिलेगा, है ना। बेगूसराय के चिंतन शिविर जो है बेगूसराय के तेघरा प्रखंड में की जा चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच पटना। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच पटना 18 सितंबर 2023 को बिहार की राजधानी पटना में जीएसटी ट्रिब्यूनल जल्द ही शुरू करने की अधिसूचना जारी की गई है। बिहार की राजधानी पटना में जो है जीएसटी ट्रिब्यूनल जल्द ही शुरू होगा, अधिसूचना जारी हो गया है, समझे ना। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच जो है बनने के बाद जो है क्या होगा, कारोबारी पटना हाई कोर्ट के बदले जीएसटी ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे। पटना हाई कोर्ट के बदले में जीएसटी ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे। जीएसटी जो है ना, जीएसटी कानून के तहत विभागीय कार्रवाई में कारोबारियों पर निकाली गई डिमांड, जीएसटी कानून के तहत विभागीय कार्रवाई में कारोबारियों पर निकाली गई डिमांड पर पहली अपील कमिश्नर के पास की जाती है। अगर कोई कारोबारी जो है, कारोबारी कमिश्नर की सुनवाई से संतुष्ट न होता है तो उन्हें पटना हाई कोर्ट जाना पड़ता है। पहला अपील कहाँ होता है? कमिश्नर के पास, और नहीं सुना तब जाके पटना हाई कोर्ट जाना पड़ता है। जीएसटी ट्रिब्यूनल में रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट रिफंड, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट रिफंड, ई वे बिल, आईटीसी से संबंधित मामले और विवादित जीएसटी संबंधित मामलों का कम समय में निपटारा होगा। जीएसटी ट्रिब्यूनल में 4 सदस्यीय सदस्यों की नियुक्ति होगी, जिसमें 2 न्यायिक और 2 टेक्निकल सदस्य होंगे। समझ गए ना, 2 न्यायिक और 2 टेक्निकल सदस्य होंगे जीएसटी ट्रिब्यूनल में। कहाँ होगा अवस्थापना? ट्रिब्यूनल जो है जीएसटी ट्रिब्यूनल पटना में होगा। ये हाई कोर्ट के बदले जीएसटी ट्रिब्यूनल जा सकेंगे लोग, है ना, अपना अथी लेकर के समस्या। तो ये जीएसटी ट्रिब्यूनल मतलब ये न्याय देने का ही एक अथी है जीएसटी ट्रिब्यूनल। ये अपना जीएसटी के लिए स्पेशल हो गया। ये जो है पहले जो है क्या होता था, कमिश्नर के पास लोग जाता था डिमांड पर, और उसके बाद वहाँ संतुष्ट न हुआ तो फिर पटना हाई कोर्ट जाना है। आगे चलिए, बिहार पर्यटन विभाग एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता। अच्छा, दोनों में समझौता हो गया है। क्या समझौता हुआ जी? पर्यटन विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है। 22 अगस्त 2023 के बात है। बिहार में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग
और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता हुआ। क्या क्या बीच में? पर्यटन विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग के बीच में। बिहार में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। 300 जो है ना पर्यटक की क्षमता वाले रो पैक्स वैसेल नाम के 2 जलयान पटना से भागलपुर के बीच में चलेंगे। 300 पर्यटन की क्षमता वाला, समझे ना, रो पैक्स जो है वैसेल नाम के 2 जहाज, रो पैक्स वैसेल 2 जहाज जो है कहाँ से कहाँ चलेगा? पटना से भागलपुर के बीच चलेगा। दोनों जलयान राज्य में क्रूज पर्यटकीय सुविधाओं के लिहाज से आकर्षण के नए केंद्र होंगे, समझे ना, आकर्षण के नए केंद्र होंगे दोनों जलयान। जलयान जो है, जलयान एवमी स्वामी परमहंस का परिचालन पटना के जलयान जो है, क्या नाम है उसका? एवमी स्वामी परिहंस। उसका परिचालन जो है पटना के दीघा घाट से कंगन घाट तक होगा। दीघा घाट से कंगन घाट तक पर्यटन क्रूज पटना के सभी घाटों का परिवहन करते हुए कंगन घाट से गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के भी दर्शन किए जा सकेंगे। पटना क्रूज जो है पटना के सब घाट का परिवहन करेगा और कंगन घाट से होकर गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली जहाँ पे है, यहीं पे पटना सिटी में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के भी दर्शन किए जाएंगे। वहीं भागलपुर में एवमी राजेंद्र प्रसाद जलयान, भागलपुर में एवमी राजेंद्र प्रसाद जलयान कहलगांव, सुल्तानगंज, बटेश्वर नाथ स्थान होते हुए विक्रमशिला में डॉल्फिन सेंचुरी है ना, वहाँ पे संचालित होगा। यह जलयान करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटना और भागलपुर के गंगा घाटी के बीच सैर कराएगी। देखिए क्या हुआ कि पर्यटन विभाग जो है, बिहार पर्यटन विभाग और अंतर्देशीय जलमार्ग, मैंने जलमार्ग के माध्यम से हो रहा है ना, तो रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग दोनों में समझौता हुआ। 300 पर्यटक की क्षमता वाला जो है रो पैक्स बेसेल नाम के 2 जलयान पटना से भागलपुर के बीच चलेगा, ठीक है। और दोनों जलयान जो है नए केंद्र होंगे आकर्षण के, पर्यटन सुविधाओं के लिहाज से आकर्षण के नए केंद्र होंगे। जलयान जो है एवमी स्वामी परमहंस का परिचालन जो है पटना से दीघा होगा। पटना से भागलपुर तो हो गया रो पैक्स वैसेल, पटना से दीघा हो गया जलयान एवमी स्वामी परमहंस। पटना से दीघा घाट के से कंगन घाट तक, पटना के दीघा घाट से कंगन घाट तक, पटना के दीघा घाट से कंगन घाट तक जलयान जो है एवमी स्वामी परमहंस। और पर्यटन क्रूज जो है पटना के सभी घाट का क्रूज जो है क्रूज मिसाइल की तरह है, मैंने ट्रिक बना लीजिए। पर्यटन क्रूज जो है ना वो पटना के सब घाट के भ्रमण करते हुए कंगन घाट से गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली श्री हरिमंदिर साहिब कंगन घाट तक तो जाइबे करेगा ये वाला जलयान एवमी स्वामी परमहंस, ओकरा बाद जो ही जाएगा कंगन घाट से गुरु हरमिंदर साहिब के दर्शन भी किए जा सकते हैं। भागलपुर में एवमी राजेंद्र प्रसाद जलयान जो है कहलगांव, सुल्तानगंज, बटकेश्वर नाथ होते हुए विक्रमशिला डॉल्फिन के बीच संचालित होगा। ये सब है यह जलयान जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटना और भागलपुर गंगा घाटों के बीच सैर कराएगी। बिहार कैबिनेट में 9 एजेंडों को मंजूरी बिहार कैबिनेट में जो है 9 एजेंडा को मंजूरी मिल गया है। 8 अगस्त 2023 को बिहार की राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय भवन में नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुआ, ठीक है, जिसमें 9 एजेंडा को मंजूरी दिया गया है। 9 एजेंडा में उद्योग विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग इत्यादि की योजनाएं शामिल है। कौन कौन है? उद्योग, श्रम संसाधन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग इत्यादि की योजनाएं शामिल है ना। आगे देखते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में होगी बहाली। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बहाली होगी। सारण वैशाली में ITI की स्थापना को मंजूरी। सारण वैशाली में ITI की स्थापना को मंजूरी मिला है। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के संशोधन को मंजूरी मिला। दादाजी सैनेक्स को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस। AFP मैन्युफैक्चरिंग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को क्लियरेंस। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 409 करोड़ की मंजूरी। ये सब मंजूरी चल रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समझौते के प्रारूप को स्वीकृति। विश्व बैंक की सहायता से
STP लगाने की स्वीकृति, STP लगाने की राशि स्वीकृत। पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम तक सबवे के लिए 552 करोड़ रुपए मंजूर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बिहार राज्य आयोग का पुनर्गठन। बिहार राज्य आयोग का पुनर्गठन हुआ है। जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने 4 राज्य आयोग का पुनर्गठन किया है। कौन कौन भाई? बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, बिहार संस्कृत बोर्ड, है ना। चलिए देख लेते हैं। पूर्व सांसद जो है अश्वमेध देवी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता बनाई गई है, जबकि जहानाबाद की प्रभावती माझी, सिवान की सुजाता संब्रई, भागलपुर की रबिया खातून, गोपालगंज की सुनीता कुशवाहा, पटना के पालीगंज की श्वेता विश्वास सदस्य, पूर्णिया की सुलोचना देवी और सहरसा की प्रो गीता यादव को राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाएगा। ये सब उतना ध्यान नहीं रखना है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में पूर्व विधान पार्षद रियाजुल हक उर्फ राजू को अध्यक्ष और किशनगंज के नौशाद आलम को उपाध्यक्ष बनाया गया। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड में इस बोर्ड का 3 साल के लिए पुनर्गठन कर दिया गया है। मदरसा बोर्ड का बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद सलीम परवेज बनाए गए हैं। सलीम परवेज 13 सदस्यीय बोर्ड में 5 पदेन सदस्य और शेष 7 सदस्य, 5 पदेन सदस्य और शेष 7 सदस्य बनाए गए हैं। 5 और 7 बारह हुआ ना, वो मेन है का। बिहार संस्कृत बोर्ड में क्या है? इस बोर्ड का अध्यक्ष राजद के वरिष्ठ नेता विधायक भोला यादव। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। बिहार संस्कृत बोर्ड के भोला यादव जो है बनाए गए हैं 3 साल। 3 साल के लिए गठित इस बोर्ड में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए गए। इनमें से 2 पदेन सदस्य और 9 मनोनीत सदस्य होंगे। चलिए, बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023, वो अलग से है। चलिए देख लेते हैं। 4 जुलाई 2023 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक हुआ, उसमें बिहार अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को मंजूरी मिला। इस नीति के तहत क्या हुआ भाई? तो बिहार में काम करने वाली चिट फंड कंपनी की जांच की जाएगी और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को मिल गया है। बार बिहार में जो चिट फंड कंपनी है ना, उसकी जांच और कार्रवाई के अधिकार मिल गया राज्य सरकार को। राज्य की आम जनता और जमाकर्ता से अवैध जमा योजनाओं के माध्यम से धन जमा कराने पर ऐसी एजेंसी पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार ही सक्षम प्राधिकार बन गई है। चलिए ठीक है, चिट फंड को जांच कर लेगा बिहार सरकार। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। 4 जुलाई 2023 को बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 स्वीकृत कर दी गई है। इस नीति में क्या होगा जी? इस नीति के अंतर्गत बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाले को प्लांट एवं मिशनरी की लागत का 15% अनुदान देगी। 15% दे देगा अनुदान जो प्लांट लगाएगा। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ रुपया तक होगा। कितना? 5 करोड़ रुपया तक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिला, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक से पीड़ित व थर्ड जेंडर के उद्यमियों को प्लांट एवं मिशनरी की लागत का 15.7% की अधिकतम 5 करोड़ 25 लाख रुपए दिया जाएगा। अधिकतम 5 करोड़ 25 लाख प्लांट लगाने के लिए, है ना, बायोफ्यूल का। यह नीति जो है ना, यह नीति संकल्प निर्गत होने की तिथि 31 मार्च 2028 तक प्रभावित होगी। कब तक? 31 मार्च 2028 तक, 4 साल बाद तक। अगर अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि बायोफ्यूल के उत्पादन से जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी। जीवाश्म ईंधन समझ रहे हैं? पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब हो गया जीवाश्म ईंधन। तो बायोफ्यूल बनेगा तो उसमें मिला करके पेट्रोल में, ठीक है ना, कई % मिलाया जाता है, उस हिसाब से मतलब कम आयात करना पड़ेगा विदेश से। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी। हाँ भाई, विदेश से आयात कम करेंगे तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। बायोफ्यूल के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। हाँ भाई, सही बात है, बायोफ्यूल से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। किसान को जो है ना, कैसे बनता है? गन्ना एवं अनाज उत्पादन का शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सकेगा। ये गन्ना अनाज ही सबसे ही बायोफ्यूल बनता है। बायो मतलब क्या? सड़े गले चीज से बनाना है। तो गन्ना एवं अनाज जो देंगे वो तो शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सकेगा जब बनेगा कारखाना तो इसका फैक्ट्री। इसके साथ ही कचरा को कंप्रेस्ड गैस में परिवर्तित करने की सुविधा होगी, जिससे व्यापार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है,
नीचे क्या है? नीचे है योजना, परियोजना, पहल, अभियान, कार्यक्रम। चलिए तो इसको अगला दिन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत की सही पूंजी है। आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सब्सक्राइब तो कर लो यार। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग।